Hello friends, welcome to Footprints of UPSC. Today we are going to learn about CBI, that is Central Bureau of Investigation. आज हम इसे पढ़ने की वजह क्या है, तो नीट पेपर लीक का जो केस चल रहा है हमारे देश में, इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने CBI को ये केस हैंडल करने को हैंड ओवर कर दिया है. ओके, इसके लिए CBI न्यूज़ में चल रहा है और UPSC का ट्रेंड रहा है, करंट अफेयर में से सीधा ही क्वेश्चन फ्रेम करती है. So this video is relevant for preliminary exam, also relevant for mains exam. Okay, so let's start our discussion. Central Bureau of Investigation, that is CBI, is a premier investigation agency. ये क्या करती है, करप्शन के मामले और इकोनॉमिक ऑफेंसेस और सिग्निफिकेंट क्रिमिनल केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है. आल्दो ये बहुत क्रिटिसिज्म झेलती है और कंट्रोवर्सीज में रहने वाली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है. अब इसकी जो सेंट्रलाइज मैकेनिज़्म है वो हाई क्वालिटी इन्वेस्टिगेशंस के लिए जानी जाती है. ओके, अब ये इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का. अब देखो इसके मोटो क्या है, इसको 3I के रूप में आप याद रख सकते हो. जो 3I में से पहला I क्या है, इंडस्ट्री, सेकंड I इम्पार्शियलिटी और थर्ड I इंटीग्रिटी. अब इंडस्ट्री मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करती है, इम्पार्शियलिटी मतलब विदाउट गिविंग एनी प्रिविलेज टू एनीवन, और इंटीग्रिटी. ये 3I आप याद रख सकते हो. यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है, दैट इज़ व्हाट इज़ मोटो ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ओके, अब देखो इस्टेब्लिशमेंट हम ट्रेस कर सकते हैं कहाँ पे, 1941 तक. एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ आपको मैं, बैकग्राउंड स्टोरी इसकी. अब देखो 1939 से 1945 तक क्या चालू था, वर्ल्ड वॉर 2. ओके, इसमें हमारे देश में किसका राज था, ब्रिटिशर्स का. अब ब्रिटिशर्स भी वर्ल्ड वॉर 2 में इंगेज थे, तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था, उसका नाम था सप्लाई डिपार्टमेंट इन इंडिया. ओके, जो सप्लाई करता था, जो भी मटेरियल लगता था वॉर में उसके लिए. लेकिन उनको ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि ये डिपार्टमेंट में बहुत ब्राइबरी और करप्शंस के केसेस हो रहे, और इसको टैकल करने के लिए उन्होंने 1941 को एक स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट करा. और हमारे CBI का यही एक बैकग्राउंड स्टोरी है. अब देखो बाद में 1945 को तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को बाद में भी ये लगा कि एक एजेंसी चाहिए जो ब्राइबरी और करप्शन के केसेस को टैकल करने के लिए, ओके, और इन्वेस्टिगेट करने के लिए. तो इसके लिए उन्होंने 1946 को एक DSP नाम का एक्ट पास कर दिया, जिसको हम दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट बोलते हैं. ओके, और इसके अंडर एक प्रोविज़न डाला कि जो ये एक्ट है 1946 का, ये पूरे डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट कर सकता है. ओके, अब देखो 1941 और 1946 में एक ही डिफरेंस है. जो 1941 का जो एक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेट कर सकता था, लेकिन जो 1946 का DSP एक्ट है वो कवर करता है ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, अब इसके बाद देखेंगे हमारा भारत आज़ाद हो गया है 1947 को, तो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया को भी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ज़रूरत थी. तो 1963 में एक रिजोल्यूशन पास किया गया, किसके बाद, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, और हमारे CBI का इस्टेब्लिशमेंट हो गया. ये इम्पोर्टेंट लाइन है, रिजोल्यूशन बाय रिजोल्यूशन. ओके, और किसने, कौन सी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ओके, बाद में जो DSP एक्ट था 1946 का, इसको भी मर्ज कर दिया किसके साथ, CBI के साथ. ओके, और इसकी मिनिस्ट्री बाद में बदल कर कौन सी मिनिस्ट्री कर दी, MPPP, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, पर्सनल्स एंड पेंशंस. ओके, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से UPSC फ्रेम कर सकती है क्वेश्चन. अब देखो आपको लग सकता है ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्रिमिनल केसेस को हैंडल कर रही है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कवर होती होंगी ये बॉडी. नहीं, ये मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी, CBI की, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस. आप MPPP से याद कर सकते हो. ओके,
अब देखो ये एक नोट है, ये इसमें लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पास किया था इसको, रिजोल्यूशन पास करके इसको बनाया था सीबीआई को। इसीलिए ये नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नाइदर स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, एक जस्ट पास बाय रिजोल्यूशन। ओके, और इसको सीबीआई को पावर्स कहाँ से मिलती है, जो हमारा डीएसपी एक्ट था 1946 का, उससे इसको पावर मिलती है। यहाँ पे यूपीएससी अगेन क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सीबीआई और इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नो, इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट जस्ट पास बाय established by passing resolution by मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, गॉट इट। अब देखो बाद में क्या है इसका मिशन, जो मिशन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का सीबीआई का, वो क्या है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, और लॉ है जो हमारी इंडिया के, वो सक्सेसफुली यहाँ पे इन्फोर्स करना। ओके, टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन टू पुलिस फोर्सेस, जो हमारे पुलिस फोर्स है देश में, उनको एक डायरेक्शन और लीडरशिप प्रोवाइड करना, और नोडल एजेंसी की तरह एक्ट करना जो इंटर स्टेट के मैटर होते हैं, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में लॉ इन्फोर्समेंट में हेल्प करना। ओके, अब इसके कुछ विजन भी है सीबीआई की। देखो पहला विजन क्या है, टू कॉम्बैट करप्शन इन पब्लिक लाइफ, जो पब्लिक लाइफ में करप्शन होता है उसको कॉम्बैट करना, इकोनॉमिक एंड वायलेंट क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना और प्रोसिक्यूशन करना उनका। अब देखो ये इवॉल्व हो गई है, और इसके जो सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन कराए और प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस इन वेरियस लॉ ऑफ कोर्ट्स, टू फाइट साइबर एंड हाई टेक्नोलॉजी क्राइम्स। सीबीआई देखो अब ये ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, तो सीबीआई ने भी खुद को इवॉल्व कर दिया है साइबर क्राइम के लिए और हाई टेक्नोलॉजी क्राइम्स के लिए। अब देखो तीसरा इसका विजन क्या है, टू क्रिएट हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट एंड एनकरेज टीम बिल्डिंग। ये टीम बिल्डिंग और हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रमोट करती है, फ्री कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट को भी प्रमोट करती है। टू सपोर्ट स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जो स्टेट पुलिस है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में हेल्प करना, कोऑपरेटिव वे में काम करती है सीबीआई उनके साथ। टू प्ले अ लीड रोल इन वॉर एंड नेशनल एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, वॉर में अब नेशनल और ट्रांसनेशनल जो भी क्राइम होती है उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम सीबीआई का होता है। अब ये ह्यूमन राइट्स को भी अपहोल्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करती है हमारी एनवायरनमेंट को, आर्ट्स को, एंटिक्विटीज़ और हेरिटेज ऑफ आवर सिविलाइजेशन। ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने में भी हेल्प करती है, ह्यूमनिज़म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये एक अच्छा एग्जांपल सेट करना चाहती है एक्सेलेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म का सब स्पीयर्स में, और एक अचीवमेंट प्राप्त करना चाहती है। ओके, अब देखो इसके बाद मेन पार्ट है इस वीडियो का जो है कंपोजिशन। यूपीएससी बहुत बार कंपोजिशन पूछ चुकी है वेरियस बॉडीज़ का। ओके, इसमें देखो सीबीआई का कंपोजिशन बहुत आसान है, आप ये वीडियो देख के आपको लगेगा। डिफरेंट रैंक्स के ऑफिशियल्स होते हैं इसमें, जो ये लिस्ट में है देखो, द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो हेड भी होते हैं सीबीआई के। ओके, स्पेशल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल्स, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस मतलब एसपी, ऑल अदर यूजुअल रैंक्स ऑफ पुलिस पर्सनल्स, फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी होते हैं, लॉ ऑफिसर्स भी होते हैं। यूपीएससी आपको यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है, 3-4 ऑफिसर्स के रैंक के नेम देख सकती है और इसमें से एक गलत डाल सकती है। ओके, यहाँ से भी थोड़ा कॉन्शियस रहना आप। अब देखो डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो सीबीआई का डायरेक्टर होता है वो कौन होता है, द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इज़ हेड ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्टर हेड होता है सीबीआई का। ओके, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और डायरेक्टर ऑफ सीबीआई आल्सो एक्ट एज आईजी, जो सीबीआई का डायरेक्टर होता है वो दिल्ली पुलिस का आईजी भी होता है। ओके, इसके बाद देखेंगे जो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है वो कैसी होती है, वो प्रोसीजर।
अब देखो, पहले 2013 से पहले तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी डायरेक्टर को सीबीआई के, लेकिन 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया, उसने अमेंड कर दिया कौन से एक्ट को, 1946 के डीएसपी एक्ट को। और इसमें रिकमेंड करेगा कि एक 3 मेंबर कमेटी होनी चाहिए जो डायरेक्टर को अपॉइंट करे। और उस कमेटी के मेंबर्स कौन है? 3। एक तो प्राइम मिनिस्टर से जो चेयर करते इस कमेटी को, दूसरे होते लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और तीसरे होते चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस। ओके, अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम आ गया था बाद में 2014 में। जो 2014 में आप लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, क्योंकि लोकसभा की 10% सीट्स चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए। आई थिंक कांग्रेस को तब 48 सीट्स थी और 50 से ज़्यादा सीट्स चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए। अब ये कमेटी का मेंबर तो है लीडर ऑफ अपोजिशन, और ये प्रोविज़न भी कहता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन 50+ सीट्स वाला होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक अमेंडमेंट लाया गया 2014 में। ओके, और इसमें क्या करा कि डेफिनेशन चेंज कर दी, और जो भी सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है लोकसभा में, उसका मेंबर इस कमेटी में आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखो, अब डायरेक्टर तो हो गया। अब टेन्योर ऑफ डायरेक्टर, जो टेन्योर मतलब इसका कार्यकाल कितना होता है, एज़ पर द सीवीसी एक्ट। सीवीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। इसकी जो प्रोविज़न है वो सीबीआई का जो फिक्स टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है, लेकिन जो 2021 में इसमें अमेंडमेंट कर दिया डीएसपी रूल में और इसका जो टेन्योर है वो 2 साल से 5 साल तक बढ़ा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दैट कमेटी। अब देखो 5 साल से ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकते, तो ओवरऑल एक्सटेंशन कितने साल का हो गया? 3 साल का, मतलब 3 साल एक्सटेंशन दे सकते, इसके आगे नहीं। अब एक्सटेंशन कौन से बेस पे होता है? एक तो पब्लिक इंटरेस्ट पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी रिलेटेड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट, और द फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जो भी रीज़न होती है वो हमने डिस्कस किए यहाँ पे। अब देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर सीबीआई ऑफिशियल्स। अब डायरेक्टर के अलावा दूसरी भी रैंक के ऑफिशियल्स होते हैं इस सीबीआई में, और उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है? अब देखो, जो डीएसपी 1946 का जो एक्ट है उसको अमेंड कर दिया गया था 2013 में, और जो भी डायरेक्टर छोड़ के जो अदर ऑफिशियल्स है उनके लिए एक अलग कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में कौन कौन थे? एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन है, अगेन विजिलेंस कमिश्नर से, सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स। ओके, ये 4 लोग होते हैं इस कमेटी में। और जो डायरेक्टर का रैंक होती है और डायरेक्टर की जो पोजीशन है वो छोड़ के जो बाकी ऑफिशियल्स होते हैं सीबीआई के, उनको ये कमेटी अपॉइंट करती है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर सीबीआई। अब देखो सीबीआई पे कौन वॉच रखता है? ओवरऑल सीबीआई फंक्शंस अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स। ये अंडर काम करती है MPPP के। ओके, और ये सीबीआई के ऑफिशियल्स मतलब डायरेक्टर डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को। ओके, इसमें वही बताया है। अब देखो, मैंने एक माइंड मैप बनाया आपके लिए। ये माइंड मैप आप एग्ज़ाम से पहले रीड करके जा सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखो क्या बोलता है इसमें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिविजन्स एंड यूनिट्स। इसके बहुत डिवीज़न है, 3 डिवीज़न है, एक इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न, एक एंटी करप्शन डिवीज़न और एक स्पेशल क्राइम डिवीज़न। अब देखो इसके इफ़ेक्टिव वर्किंग के लिए सीबीआई के जो काम है वो 3 डिवीज़न में डिवाइड करके दिया है। जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होती है उसके लिए एक डिवीज़न, एंटी करप्शन के लिए एक डिवीज़न, स्पेशल क्राइम्स के लिए अलग डिवीज़न। देखो ये मैप हम एक बार डिस्कस कर लेते, समझ लेते। सेंटर में देखो सीबीआई डायरेक्टर है। अब ये किसको रिपोर्ट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन काम किसके अंडर करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और ये डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ओके, और
इसके सीबीआई के जो फंक्शनिंग होती है इस पे वॉच कौन रखता है? सीवीसी, दैट इज़ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके, इसके 3 डिवीज़न हमने डिस्कस किए, इकोनॉमिक ऑफेंस, एंटी करप्शन और स्पेशल क्राइम। स्पेशल क्राइम मतलब वही मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और एनी अदर स्पेशल क्राइम हुआ है तो ये डिवीज़न कवर करती है उसमें। अब देखो तीनों में भी 9 यूनिट्स है जिसका जुरिडिक्शन और ओवरऑल इंडिया में है, लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंसेस का डिवीज़न कहाँ पे है? 4 विंग्स है इसके, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, रांची में। अब देखो एंटी करप्शन की डिवीज़न है वो 32 ब्रांच है इसकी ओवरऑल इंडिया में। और स्पेशल क्राइम डिवीज़न इसकी 6 ब्रांचेस है, कहाँ पे? लखनऊ, चंडीगढ़, पटना, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई में। ओके, इसके बाद देखेंगे कि सीबीआई के फंक्शन क्या क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, यूपीएससी आपको फंक्शन भी पूछ सकती है यहाँ से। अब देखो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो इन्वेस्टिगेट करेगी क्या? करप्शन से रिलेटेड मैटर, ब्राइबरी, मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है उनके जो करप्शन के, ब्राइबरी के और मिसकंडक्ट के मामले ये इन्वेस्टिगेट करती है। ऑल्सो इन्वेस्टिगेट केसेस रिलेटिंग टू इन्फ्रिजमेंट ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिक लॉज, ब्रीच ऑफ लॉज कंसर्निंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कंट्रोल, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कंट्रोल के भी मैटर्स को हैंडल करती है। कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एंड सो ऑन। मतलब इसका बहुत ब्रॉडर जुरिडिक्शन है, बहुत ब्रॉडली काम कर सकती है सीबीआई। अब देखो ऑल्सो इन्वेस्टिगेट सीरियस क्राइम्स, सीरियस क्राइम को भी इन्वेस्टिगेट करती है। नेशनल और इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस की क्राइम्स भी ये देखती है। कमिटेड बाय ऑर्गेनाइज गैंग्स ने जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स है उनको भी प्रोसिक्यूट करने का काम सीबीआई करती है। ऑल्सो कोऑर्डिनेट विथ एक्टिविटीज़ ऑफ एंटी करप्शन एजेंसीज, जो दूसरी एंटी करप्शन एजेंसी है तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर सकती है। स्टेट पुलिस को हेल्प करती है इन्वेस्टिगेशंस में। टू टेक अप एनी केस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, जो भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए जो केस है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, किसके रिक्वेस्ट पे? स्टेट गवर्नमेंट के। और ऑल्सो मेंटेन क्राइम स्टेटिस्टिक्स, जो भी क्राइम्स का पास्ट का रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करती है। अब देखो ये एक नोट है, इसमें क्या कहती है? द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्ट एज ए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। अब देखो ये शॉर्ट में बताता हूँ आपको, समझो यूएसए में इस बंदे ने क्राइम किया और ये भाग के आए इंडिया में, और इंडिया में इस छुप कर बैठा है, और यूएसए को पता चला कि ये इंडिया में छुप कर बैठा है, और इंडिया में उनको ये इन्वेस्टिगेट करना है और बताना है। तो किसको कांटेक्ट करेंगे? वो हमारे सीबीआई को। मतलब इंटरपोल के जो मेंबर है वो इंडिया भी मेंबर है, यूएसए भी मेंबर है, बहुत मेंबर है, और इनके लिए इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, अब देखेंगे जुरिडिक्शन ऑफ सीबीआई, इसकी पावर कहाँ कहाँ तक है और क्या क्या पावर है इसकी जुरिडिक्शन। सीबीआई अंडरटेक्स इन्वेस्टिगेशंस ऑफ केसेस रिलेटिंग टू करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और कन्वेंशनल क्राइम्स, ये तो आपको पता है अब। हाउएवर इट नॉर्मली कन्फाइंस एक्टिविटीज़ टू एंटी करप्शन फील्ड टू ऑफेंसेस कमिटेड बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ज़्यादा तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ ने कुछ ऑफेंसेस किए हैं, और यूनियन टेरिटरीज एंड पब्लिक सेक्टर्स जो पीएसयू है उसके एम्प्लॉयज़ ने कुछ धांधली की है, कुछ मिसकंडक्ट किया है, ब्राइबरी, करप्शन ये कुछ किया है तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इट टेक्स अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ कन्वेंशनल क्राइम्स लाइक मर्डर, किडनैपिंग और रेप के जो ऑफेंसेस होते हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, जब इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स इनको ऑर्डर देती है तो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं ऐसे कन्वेंशनल क्राइम्स को। इसके बाद देखेंगे इसका प्रोविजन ऑफ प्रायर परमिशन। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस कमिटेड by officers of the rank joint secretary and above the central government and its authorities। ओके, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अब देखो 2014 के पहले, ओके, ये एक प्रोविज़न था डीएसपी एक्ट में, जो 1946 का एक्ट है। इसमें एक प्रोविज़न था कि जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के जो रैंक्स के ऑफिसर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और उससे ज़्यादा रैंक वाले ऑफिसर्स, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए
सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। किसको? सीबीआई को। और अब देखो, जाहिर सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स है या ऑफिसर्स है, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सरकार परमिशन देगी क्या? नहीं। ये तो ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ जा रहा था। तो एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया, और जो सेक्शन 6 से प्रोवाइड कर रहा था ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको नल एंड वाइड कर दिया, इनवैलिड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से बेस पे? वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये जो सेक्रेटरी लेवल के, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स है, ये क्या देश से बाहर से नहीं आए, ना इनको प्रिविलेज देने की कोई ज़रूरत है। यह हमारे आर्टिकल 14 के खिलाफ जा रहा था, इसके लिए इसको नल एंड वाइड कर दिया। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थोड़ी डाइल्यूट हो गई। ओके, अब देखो, बाद में इसमें ये लिखा है कि कभी कभी स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है, स्टेट गवर्नमेंट से, सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब देखो, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है और अभी भी चलता है। स्टेट वर्सेस सीबीआई, स्टेट पुलिस वर्सेस सीबीआई। अब देखो, द रोल ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बीइंग डिवीजन ऑफ सीबीआई सप्लीमेंट्री टू स्टेट ऑफ पुलिस। अब देखो, सीबीआई को क्यों बनाया गया था? जो स्टेट के पुलिस है उनको कभी कभार हेल्प करने के लिए, कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए बनाया गया था। अलॉन्ग विथ स्टेट पुलिस फोर्सेस, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट डीएसपी enjoys concurrent powers to investigate prosecutions for offences under दिल्ली डीएसपी एक्ट 1946। ये कॉन्करेंट पावर्स एंजॉय करते हैं स्टेट पुलिस और सीबीआई। ओके, टू अवॉइड डुप्लीकेशन, मतलब एक ही केस पे दोनों भी, स्टेट पुलिस और सीबीआई भी ओवरलैप ना कर जाए, इसलिए इनको जो टू एजेंसीज़ है, जो दो एजेंसीज़ है, इनके पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट है, दैट इज़ डीएसपी शैल टेक अप सच केस। अब देखो, इसमें एक शॉर्ट में बताओ तो, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ है, पीएसयू है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम करती है, उनसे रिलेटेड केसेस को सीबीआई हैंडल करता है। और स्टेट के जो पीएसयूज़ है और स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स है, स्टेट के जो एम्प्लॉयज़ है, उनसे रिलेटेड कौन इन्वेस्टिगेट करता है? स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। ओके, अब देखो, जनरल कंसेंट प्रिंसिपल फॉर सीबीआई। द प्रोविजन ऑफ दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 डू नॉट इनेबल सीबीआई टू एक्सरसाइज इज पावर एंड जुरिडिक्शन इन एनी एरिया ऑफ स्टेट। अब जनरल कंसेंट के बिना सीबीआई कौन से भी स्टेट में जाके हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती जब तक स्टेट उनको परमिशन दे। ओके, in other words, jurisdiction of CBI can be extended to states only with the consent of state government concerned। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कंसर्न दिया तो वो उनके जुरिडिक्शन में जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है, काम कर सकती है। ओके, द जनरल कंसेंट, अब कंसेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जनरल कंसेंट, ओके, और दूसरा आता है स्पेशल कंसेंट। ये हमने यहाँ देखा। जनरल कंसेंट में देखो, ये क्या करता है? जब जनरल कंसेंट प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट, तो सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट एनी मैटर्स इन द स्टेट जुरिडिक्शन। ओके, अब जो ये केसेस है रिलेटेड टू सीबीआई इन सुप्रीम कोर्ट, देखो पहली केसेस क्या है? विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 की। इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन द सेवरल स्टेप्स टू सिक्योर ऑटोनॉमी ऑफ सीबीआई। इस जजमेंट में लेड डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोनॉमी ऑफ सीबीआई, जो सीबीआई की ऑटोनॉमी है उसको लेट डाउन किया। सच एज अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर, हाई पावर्ड कमिटी, फिक्स टेनोर, इसको रिकमेंड कर रहा था। और दूसरी केस है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर, 2014 की केस है। इसमें देखो, इसमें क्या किया गया था? जो आर्टिकल 14 अभी हमने डिस्कस किया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको जो सेक्शन 6 है, इसको नल वाइड कर दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर के जो ऑफिसर्स है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सरकार से जो परमिशन चाहिए थी उसको नल एंड वाइड कर दिया था। वो यही केस है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। अब देखो, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 4A को वैलिडेट कर दिया
जो सेक्शन है कौन से एक्ट का, DSP 1946 का। इसमें क्या है कि ये कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कौन कौन मेंबर होंगे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अब देखो कुछ चैलेंजेस है जो फेस करती है CBI। पहला चैलेंज क्या है, एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इसके लिए क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। टाइम एंड अगेन द CBI हैज़ बीन अक्यूज ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट एंड लैकिंग ट्रू इंडिपेंडेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस। जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके कहने पे काम करती है, ऐसी एक भावना है, क्रिटिसिज्म है इसके। दूसरे देखो क्या है, एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बहुत गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है CBI के मामलों में। एलिगेशंस ऑफ बायस, देयर हैव बीन एलिगेशंस ऑफ CBI बीइंग बायस्ड इन इट्स इन्वेस्टिगेशंस फेवरिंग सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिविजुअल्स। इस पे एक आरोप है कि जो फेवर करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को और इंडिविजुअल्स को। ओके, देयर हैव बीन कंसर्न्स अबाउट सेलेक्टिव नेचर ऑफ सम CBI प्रोसिक्यूशंस। जो सेलेक्टिव नेचर रहा है CBI का, वहाँ पे कुछ कॉन्सर्न्स है। ओके, मिसयूज़ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मिसयूज़ किया है, ये एक क्रिटिसिज्म है CBI पे। अकाउंटेबिलिटी इशू भी है। क्वेश्चंस हैव बीन रेज अबाउट CBI अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म विद कंसर्न अबाउट लैक ऑफ प्रॉपर ओवरसाइट ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग। इस इनके फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये ऐसे क्रिटिसिज्म उनको झेलनी पड़ती है। ओके, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, ये भी एक चैलेंज है CBI के आगे, और रिसोर्सेज की कमी है। ओके, दिस हैड लेड डाउन चैलेंजेस इन हैंडलिंग इंक्रीजिंग वर्कलोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केसेस। इससे क्या होता है, एक तो वर्कलोड बढ़ता है और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केसेस बढ़ जाती है। परसेप्शन ऑफ इनइफेक्टिवनेस, जो इसका इफेक्टिवनेस है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ओके, और इसका पब्लिक ट्रस्ट भी कभी कभी लूज़ हो जाता है इसकी वजह से। और जो इन्वेस्टिगेशंस है बहुत डिले चलते हैं, 5-10 साल लगते हैं इसको अपना एक केस सॉल्व करने में। ओके, अब देखो इसको ऑटोनॉमी जो बरकरार रखने के लिए कुछ मेजर्स सजेस्ट किए थे, तो वो क्या देखते हैं हम। जो 24th रिपोर्ट था डिपार्टमेंट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस मेड फॉलोइंग रिकमेंडेशंस। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। अब देखो ये तो स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, ये लीगल नहीं है अभी तक, क्योंकि इसको कुछ भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई बॉडी नहीं है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की रिकमेंडेशन की थी इस रिपोर्ट ने। द एक्ट शुड बी क्लियरली लेट डाउन द रोल, जुरिडिक्शन एंड लीगल पावर्स ऑफ CBI। ये स्टैट्यूटरी बैकिंग देने के बाद इसमें CBI का जो रोल है, इसकी जुरिडिक्शन क्या क्या है और इसके जो लीगल पावर्स है, ये सब प्रोविज़न मेंशन करना चाहिए, ये सजेस्ट किया था। इंक्रीजिंग स्टाफ स्ट्रेंथ, जो स्टाफ है CBI का उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करनी देनी चाहिए। इंक्रीजिंग रिसोर्सेज, इसके रिसोर्सेज को भी बढ़ा देना चाहिए। इंक्रीजिंग जुरिडिक्शन, इसको जो इसका जुरिडिक्शन है यूनियन टेरिटरी, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में बढ़ा देना चाहिए। और अदर मेजर्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी भी। ओके, अब कंक्लूजन क्या है इसका। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टैंड्स एज अ क्रूशियल पिलर इन इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस, हाउएवर इट इज़ फेस सेवरल चैलेंजेस हैम्पर इफेक्टिव फंक्शनिंग। ओके, ये देख लीजिए आप। अब देखो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि NIA और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क क्या है, आपको शॉर्ट में बताता हूँ। NIA 2008 में बनाया गया था, क्यों, जो 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई पे। और NIA एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो टेररिज्म और टेरर फंडिंग को इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन CBI का ऐसा नहीं। CBI करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और जो हमारे कन्वेंशनल क्राइम्स है उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, तो यही डिफरेंस है। NIA खाली टेररिस्ट और टेररिज्म रिलेटेड टेरर फंडिंग के मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द डिविजन्स ऑफ CBI, हमने अभी देखे थे। एंटी करप्शन डिवीज़न, इकोनॉमिक डिवीज़न, स्पेशल क्राइम डिवीज़न,
पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ओके, और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है अभी हमने देखिए, MPPP, आप याद कर लीजिए। कब फॉर्म कर गई थी, इस्टेब्लिश हो गई थी? 1 अप्रैल ऑफ 1963 को। और इसकी एकेडमी कहाँ पे? गाज़ियाबाद में। ये SSC लेवल के क्वेश्चन है। वो गाज़ियाबाद कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ओके, अब देखो ये CBI न्यूज़ में क्यों चल रहा है, ये प्रूफ आपके लिए सामने। ओके, विद दिस थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए।